भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के पंचम तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज के इस पंचम तकनीकी सत्र के मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आज के तकनीकी सत्र के मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। पंचम तकनीकी सत्र में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुबोध कुमार शुक्ला सर हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आप आचार्य संस्कृत विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से हैं। आप संस्कृत भाषा साहित्य व्याकरण तथा दर्शन के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। हिंदी साहित्य तथा नेपाल साहित्य पर आपका गहन अध्ययन है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पंचम तकनीकी सत्र की सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कुशल नाथ मिश्र सर हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आप वर्तमान में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ गोरखपुर में उप निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। आपका लगभग 32 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है तथा कई दर्जनों शोध पत्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई किताबों का लेखन कार्य भी किया है। ऐसे विद्वान मनीषी को पाकर महाविद्यालय परिवार आनंदित है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पंचम तकनीकी सत्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच श्री प्रकाश प्रियदर्शी सर उपस्थित हैं। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस पंचम तकनीकी सत्र में दूसरे विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सोनल सिंह मैम सादर उपस्थित हैं। आप महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ गोरखपुर में सहायक निदेशक के पद पे कार्य कर रही हैं। आप इसके पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में आप रिसर्च एसोसिएट भी रह चुकी हैं संस्कृत विभाग में। आपके भी कई दर्जन शोध पत्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं अपने महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष श्री नंदन शर्मा सर से मैं सादर निवेदन करूंगा कि आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष सह अध्यक्ष और विषय विशेषज्ञ को महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत करने की कृपा करें। आज के हमारे इस पंचम तकनीकी सत्र में स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे अध्यक्ष महोदय का महाविद्यालय परिवार की तरफ से सम्मान कार्यक्रम, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे विषय विशेषज्ञ को महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष श्री नंदन शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वागत के इस कार्यक्रम के उपरांत अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे आज के पहले विषय विशेषज्ञ श्री प्रकाश प्रियदर्शी सर को मैं सादर मंच पे
आमंत्रित करता हूं प्रकाश प्रियदर्शी सर। धन्यवाद विनय जी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, आरोग्य धाम बालापार, रूप सोनबरसा गोरखपुर एवं कला संकाय महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक, मैं आयोजक मंडल को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बड़े ही रेलिवेंट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया और मुझे विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर हमारे सम्मुख उपस्थित आज के इस पंचम सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर सुबोध शुक्ला जी, सह अध्यक्ष डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल सिंह जी, संचालन कर रहे श्री विनय कुमार सिंह जी और प्रतिवेदन का कार्य कर रहे श्री नंदन शर्मा जी, आप सभी को इस अवसर पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने विषय का प्रवर्तन करना चाहता हूं। भारत और नेपाल स्वाभाविक सहोदर, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से आपस में एक दूसरे से गहनता से जुड़े हुए। दोनों के पारस्परिक संबंध इस क्षेत्र की शांति, समृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों ही राष्ट्र सहस्त्राब्दियों से ऐसे सांस्कृतिक सामाजिक संबंध से जुड़े हुए हैं जो दोनों के भ्रातृत्व भावना का द्योतक। यद्यपि नेपाल एक बफर स्टेट है, बफर स्टेट का मतलब जो दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा राष्ट्र होता है उसको बफर स्टेट कहते हैं। और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से इसकी सभी सीमाएं भू से आबद्ध है, जुड़ी हुई है। यानी तीन तरफ से भारत के साथ जुड़ी है और एक तरफ से चाइना के साथ जुड़ी हुई है। मेरा आज का व्याख्यान 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगा। जैसे पहला, भारत और नेपाल के बीच क्या समानताएं हैं। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहसंबंध कैसे हैं हमारे और नेपाल के बीच में। तीसरा, हमारे देश के और नेपाल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध क्या है। और चौथा, क्या नई चुनौतियां हमारे सामने आज की है। और पांचवा, हमें क्या करना चाहिए या क्या समाधान इसका हो सकता है। इन 5 बिंदुओं पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा और अपनी बात आप तक संप्रेषित करने का प्रयास करना चाहूंगा। पहला जो पॉइंट है वो है क्या समानता है भारत और नेपाल में। भारत और नेपाल के पूर्वज दोनों एक ही है, इतिहास एक है, धर्म ग्रंथ एक है, हमारा अतीत और भविष्य भी एक दूसरे से बंधा है। दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं और दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है, संसदीय कार्य प्रणाली है। सामाजिक और सांस्कृतिक सहसंबंध क्या है। भारत और नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के सामाजिक संबंधों को बल मिलता है। दोनों देशों के बीच आजीविका के साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करती है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय 1-2 साल पहले हमारे भारत का एक बड़ा समुदाय, मधेशी समुदाय, कल बात हो रही थी, चर्चा भी हो रही थी, मधेशी समुदाय नेपाल में निवास करता है। जब परिस्थितियां बदली, नेपाल का संविधान घोषित हुआ, तो वो एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की रूप में तब्दील हुआ। पहले जो ये व्यवस्था थी कि पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था,
लेकिन वहां पर चीन के दखलंदाजी की वजह से और नई सोच की वजह से मार्क्सिस्ट अप्रोच डेवलप हुआ, जिसने नेपाल को भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करके रख दिया। तो बहुत सारी चीजें वहां पर परिवर्तित हुई, सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारा संबंध था वो प्रभावित हुआ, और उसके बाद भारत में जो मधेसी समुदाय के लोग नेपाल में रहा करते थे उनसे भेदभाव शुरू हो गया। सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की अगर बात करें तो नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को साझा करती है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महाभाष्य दोनों देशों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, निर्देशित करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, हम सभी जानते हैं, परंतु उन्हें बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक समानता दोनों देशों के संबंधों को सशक्त बनाने वाली सबसे अहम कड़ी है। दोनों देश गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बीच एक समृद्ध ज्ञान की परंपरा रही है। यह सांस्कृतिक एकता ही हमारी शक्ति का स्रोत है। यह जो हमें सदैव प्रेरणा देता है और पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। भारत और नेपाल का जो दर्शन है वो होलिस्टिक है, संपूर्णतावादी है। दोनों ही देश बहुधार्मिक, मल्टी रिलीजियस और बहुसांस्कृतिक देश हैं। दोनों देश के इतिहास एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आते हैं साहब तीसरा जो पॉइंट है कि चुनौतियां क्या क्या हो रही है। वर्ष 1950 में भारत नेपाल संधि और मित्रता दोनों देशों के बीच मौजूद संबंधों का आधार है। यानी आज के जो हमारे संबंध हैं वो 1950 में जो भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि हुई थी उस पर हमारा रिलेशन डिपेंड करता है। क्या हुआ था, क्या विशेषताएं थी, क्या उसके एट्रीब्यूट्स थे। नंबर एक, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना पहला इसका उद्देश्य था इस संधि का। दूसरा, नेपाल की सुरक्षा के लिए नेपाल को अधिकार मिला कि वो भारत से किसी भी तरह के हथियार को खरीद सकता है। तीसरा, लैंड लॉक कंट्री होने के कारण कई विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार और उसको सक्षम बनाने का अधिकार नेपाल को प्राप्त हुआ लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से। चौथा, दोनों देशों के नागरिकों और वस्तुओं के आवागमन तथा परस्पर सहयोग की अनुमति प्रदान करना ये भी इस संधि का हिस्सा था। प्रॉब्लम कहां होती है कि जब चीन का वर्चस्व बढ़ने लगता है नेपाल में और नेपाल में कुछ फोर्सेस हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ जाती है, उसमें होता क्या है कि उसमें तमाम सारे विवाद फिर उत्पन्न होते हैं। एंटी इंडिया फोर्सेस एक्टिव होती है। क्या होता है, भारत और नेपाल के बीच अभी हालिया 1 साल के अंदर का विवाद था, आपने सुना भी होगा। उत्तराखंड का एक हमारा पार्ट है धारचूला। धारचूला को एक लिपुलेख दर्रा है, उससे वो जोड़ता है। वहां पर इंडिया ने एक सड़क बनाई, क्योंकि इंडिया को एक्सेस करना था चाइना से अपने सुरक्षा के लिए। चाइना हमको हर तरफ से घेरता जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से, नेपाल की ओर से, श्रीलंका की ओर से, भूटान की ओर से, सारी तरफ से हमको घेरता चला आ रहा है। इस स्थिति में भारत ने उस दर्रे का निर्माण किया, सड़क बनाया, ताकि हमारा एक्सेस चाइना के बॉर्डर तक हो सके। नेपाल को चाइना ने एक्टिव किया और उसने एलिगेशन लगाया कि भारत ने हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर लिया है। नेपाल में चीन की मौजूदगी निरंतर बढ़ती जा रही है। चीन की वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना में नेपाल फंस चुका है, पाकिस्तान फंस चुका है, लेकिन भारत ने इसका मुखर विरोध किया कि साहब ये इस परियोजना से हम अपने आप को हटाते हैं, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। 2015 में जब नेपाल का संविधान अस्तित्व में आया
तो भारत द्वारा नेपाल के संविधान का स्वागत उस समय उस तरह से नहीं किया जा सका जैसा कि नेपाल चाहता था कि भारत उसके संविधान का स्वागत करे, क्योंकि भारत जानता था कि अब जो है इंडिया के अगेंस्ट जो एक्टिव फोर्सेस है वो वर्क करने लगी, और भारत ये नहीं चाहता था कि जो हमारा सहस्त्राब्दियों से संबंध रहा है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, ये संबंध कभी भी खराब हो पाए। जिस रूप में नेपाल को आशा थी वैसा स्वागत भारत ने नहीं किया। चूंकि यह संविधान मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित था, जिसमें विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो धर्म सापेक्ष था उसे धर्मनिरपेक्ष बना दिया। वर्तमान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये चाइना का नेपाल में 90% FDI ये जा रहा है नेपाल की, ताकि वो इंडिया के खिलाफ नेपाल को खड़ा कर सके। इसके पूर्व में क्या था, जब चाइना का दखल नेपाल में नहीं था तो क्या था, 99% जो पार्ट है FDI का वो इंडिया देता था नेपाल, और बड़ी ही साझी तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, हमारी धार्मिक आध्यात्मिक व्यवस्था चलती रही। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या समाधान इसका हो सकता है, इसकी ओर हम लोग थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। आप सभी युवा हैं। सबसे पहला कि यदि कोई विवाद सीमा को लेकर, किसी भी सामाजिक या सैन्य दबाव को लेकर अगर कोई दबाव, कोई टेंशन अगर उत्पन्न होता है, तो उसको सबसे पहले हमें डायलॉग, संवाद के द्वारा उस मामले को सुलझाना चाहिए। नंबर 2, दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के प्रति मानवीय संवेदनाएं रखें। ऐसा बहुत सारा घटनाएं देखने को आता है। एक बार मैं भी गया था, करीब 13-14 साल का था, नेपाल में। तो वहां पर मैंने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर और खलासी होते हैं वो भारतीयों से बड़ा खराब व्यवहार कर रहे थे। मैं बच्चा था, 13 साल का किशोर कह लीजिए। तो मैंने देखा कि क्या रियलिटी क्या है कि वो एक गरीब आदमी था, झोला वोला लेके बेचारा चढ़ा होगा, और कुछ पैसे कम थे उसके पास, 4-5 रुपए कम थे जो उसको चाहिए। उसने मेरे सामने उसका कॉलर खींच के उसको 2 मुक्के मारे, उस पहाड़ी व्यक्ति। तो ये मानवीय संवेदनाएं, एक दूसरे के प्रति जो भाईचारा है, जो बंधुत्व का भाव है, ये हमें नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। तीसरा, वर्तमान में जो नेपाल का भाष्य है, नैरेटिव है, वो वामपंथ यानी मार्क्सिस्ट अप्रोच ले लिया है, जो कि भारत विरोधी है। वामपंथ जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो भारत विरोधी है। आज एक नए भाष्य की आवश्यकता है, एक नए नैरेटिव की आवश्यकता है, एक कॉमन नैरेटिव की आवश्यकता है जो दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम करे, एक दूसरे को बांधने का काम करे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है हर एक समाज में, हर एक देश में, हर एक परिवार में कुछ संघर्ष अवश्य होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, न्यूनतम करना है। कॉन्फ्लिक्ट को हमें हाशिए पर ले जाना है, और जो पुराना भाव था हमारा साहचर्य का, बंधुत्व का, उसको हमें सेंटर में लाना है, ताकि हम सभी नेपाल और भारत के लोग, नेपाल और भारत के नागरिक सब इच्छाओं के साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया में बदलाव या परिवर्तन का जो सूत्र है वो सांस्कृतिक सूत्र से ही संभव है, अन्य इसका कोई विकल्प नहीं। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त मंडल को एक बार फिर धन्यवाद।